होगा। सिवान में डॉक्टर और मरीज के बीच बढ़ती हुई खाई, ये एक बड़ा अहम मुद्दा आज सिवान के सामने आया हुआ है कि डॉक्टर और मरीज के बीच दिन पर दिन एक खाई बढ़ती जा रही है। कई तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। वैसे तो हमारा देश भारत विविधताओं का देश है। यहाँ सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, भिन्न भिन्न जाति के लोग हैं, लेकिन ऐसा यहाँ का संविधान है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना ही बड़े पद पर क्यों ना हो, कानून को हाथ में नहीं ले सकता है। आज कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं कि डॉक्टर, जिसे धरती का भगवान कहा जाता है, वो आज उसका स्वरूप बदलता नजर आ रहा है। धीरे धीरे इस धरती के भगवान के बदलते स्वरूप में अब ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं कि आईएमए के जिला अध्यक्ष ये कहते हैं कि जो डॉक्टर हैं वो अब आला के साथ 10 लाठी लेकर के बैठे हैं। ये बहुत ही बड़ा और गंभीर मसला है। आज हमने इस गंभीर मसले पर चर्चा करने के लिए सिवान के बुद्धिजीवी वर्ग, राजनीतिक दल के लोग और उसके साथ साथ आईएमए के पदाधिकारी को यहाँ पे आमंत्रित किया है। हमारा मकसद ये नहीं कि हम सनसनीखेज खबर बनाएं। हमारा मकसद ये था और ये है कि हम सिवान में डॉक्टर और मरीज के बीच बढ़ते इस खाई को खत्म करें, सिवान में एक भाईचारा का माहौल हो और धरती के इस भगवान के बदलते स्वरूप को रोका जाए। आज इस गंभीर मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हम आप सबसे इस चर्चा में शामिल मेहमानों का परिचय करवाना चाहते हैं। हमारे बाएं साइड से हम शुरुआत करेंगे। आपके सामने हैं राजद से अजय चौहान, हम इनका इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। उसके बाद धर्मेंद्र पाठक, जो मरीज के परिजन हैं, वो आज हमारे इस चर्चा में मौजूद हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। उनके बगल में है विश्वनाथ यादव, जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी, स्वागत है सर आपका। और उसके बाद सत्तारूढ़ जदयू के जिला अध्यक्ष हैं इंद्रदेव पटेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। और इसके साथ ही अब बारी आती है हमारे दाहिने साइड में, जो आईएमए के सिवान के सचिव हैं डॉक्टर शरद चौधरी, जिन्होंने हमारे बहुत रिक्वेस्ट पे उन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके आज इस चर्चा में भाग लिया है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर शायद डॉक्टर चौधरी इस चर्चा में नहीं आते तो शायद ये मैं मानता हूं, हमारा चैनल मानता है कि ये चर्चा कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती। हम डॉक्टर का जो पक्ष रखना चाहते हैं कि आखिर डॉक्टर के इस बदलते स्वरूप का ये मतलब क्या है, क्यों डॉक्टर आज ये कहने पे मजबूर है कि हम आला के साथ साथ 10 लाठी लेकर के मरीजों का इलाज करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शरद चौधरी साहब। और उसके बाद उनके बगल में मौजूद हैं डॉक्टर केडी रंजन, समाज सेवी भी हैं, बड़े अच्छे वक्ता भी हैं और समय समय पे हम लोग हर मुद्दे पे जब बात करते हैं तो डॉक्टर साहब अपना समय निकालते हैं। आज भी उनका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और इसके बाद हम बारी आती है राजीव रंजन राजू जी का। इनका परिचय ये है कि ये सिवान के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और समाज सेवी के साथ साथ एक वक्ता भी हैं। बड़े अच्छे तरीक़ा से समाज से जुड़ी जो समस्याएं हैं उस पर ये बड़े बेबाकी के साथ अपनी टिप्पणी करते हैं। और अब बारी आती है उस शख्स की जो शायद परिचय का मोहताज नहीं है। इसको सिर्फ सिवान ही नहीं, देश का कोना कोना या यूं कहें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ख्याति प्राप्त ये शख्स आज हम लोगों के बीच मौजूद है। फिर भी हम इनका स्वागत करते हुए इनके नाम को बताना चाहेंगे। सुनील कुमार तंग जी, ये प्रख्यात कवि हैं जिनकी कविताएं कभी कभी देश के उन राजनीतिक जो परिदृश्य है उस पर चोट कर जाती है और लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक कवि किस तरह से
देश की भावना को अपने कविता में पिरो करके वो किस तरह से जनता के सामने लाता है। और ये सभी एक बार सभी जो हमारे मेहमान हैं उनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके हमारे इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है और अपनी बेबाक राय रखने के लिए यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, चूंकि डॉक्टर के बीच जो घाई बढ़ रही है, आखिर ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि एक डॉक्टर को, एक जिला आईएमए के जिला अध्यक्ष को यह कहना पड़ा कि डॉक्टर आला के साथ साथ 10 लाठी लेकर के बैठे। हमें लगता है कि इसका जवाब शायद आईएमए के जो सचिव हैं उनसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। जी बिल्कुल सही बोले आप। लोकतंत्र के 2 स्तंभ मीडिया और राजनीतिक दल यहाँ पे उपस्थित हैं। हमारा तो इस लोकतंत्र में कहीं कोई जगह नहीं है। बहुत सही सवाल आपने पूछा कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि आईएमए प्रेसिडेंट को ये कहना पड़ा मीटिंग बुला करके कि अब डॉक्टर आला के साथ साथ लाठी भी डंडा भी रखें। तो ये प्रश्न हम आप दोनों लोगों से पूछना चाहते हैं। आप, हमको लगता है कि हमसे बेहतर ये चीज़ आप लोग बताएंगे, आप लोग को जब मौका लगेगा, कि ऐसी कौन सी परिस्थिति आई इतने वर्षों में। सिवान ने एक से एक खराब दिन, अच्छे दिन देखे हैं, और इस आज अच्छे दिन में ऐसी कौन सी परिस्थिति आई कि आईएमए प्रेसिडेंट को ये कहना पड़ा कि सिवान के डॉक्टर आला के साथ साथ लाठी भी रखें। ये हमारे राजनीतिक दल वाले जो हमारे बंधु हैं वो इसका जवाब देंगे, और साथ साथ हमारे मीडिया वाले बंधु भी इसका जवाब देंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये फिजिक्स का एक नियम है कि देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये न्यूटन्स का तीसरा लॉ है, और ये ऐसा कहा जाता है कि फिजिक्स का लॉ किसी भी परिस्थिति में गलत नहीं हो सकता है। अगर एक भी फिजिक्स की लॉ जो है अगर गलत हो गया तो ये पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। और लास्ट में मैं आपके इस प्रश्न का जवाब, जब आप समाप्त करेंगे इस परिचर्चा को, तो मैं जरूर जवाब दूंगा कि किन परिस्थितियों के चलते। सर वो जवाब तो अभी चाहिए, क्योंकि उसी जवाब पे हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल। वो आप बताएं कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि डॉक्टर आला छोड़ करके अब लाठी कानून को हाथ में लेने की बात कर रहे हैं। बहुत सही बोल रहे हैं आप। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप हमारे इस वक्तव्य के लिए किस ढंग से हमको आप सोचते हैं कि क्या क्या परिस्थिति हमारे साथ रही होगी कि हमको ऐसा कहना पड़ा होगा। मैं आपसे यही केवल कहूँगा कि कोई यूं बेवफा नहीं होते, उनके साथ कुछ न कुछ मजबूरियां होंगी। मैं आपका विचार पहले सुनना चाहता हूं कि आप इस मेरे स्टेटमेंट को सर मैं आपको रोकना चाहूंगा, इसके लिए क्षमा है। लाठी सर किसी मीडिया वाले ने नहीं निकाला। लाठी निकालने की बात आप कर रहे हैं, आपको जवाब देना होगा कि आखिर ऐसी क्या। मैं अपना सवाल फिर दोहरा रहा हूं कि सर ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि आज डॉक्टर ये कहता है कि लाठी के साथ बैठो। लाठी के साथ बैठकर क्या आप मरीज का समुचित इलाज कर पाएंगे? क्या आप कानून में कानून को हाथ में लेने की बात नहीं कर रहे हैं? ठीक है, कानून आप सही बोले हैं, मीडिया ने नहीं निकाला है। ये स्टेटमेंट हमने दिया है और मीडिया ने उसको निकाला। हमने मीडिया को निकालने के लिए दिया है, मैं इसे डिनाई नहीं करता हूं। और आपका कहना कि लाठी लेकर के क्या इलाज कर पाएंगे, तो आप हमें बताएं कि ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि हमें आला के साथ साथ लाठी भी रखने पे विचार करना पड़ रहा है। ये जवाब तो हमारे क्या अब एक सवाल हम जवाब ले लेते हैं डॉक्टर केडी रंजन साहब से कि डॉक्टर साहब आपने अभी हालांकि हमारे सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कोई भी व्यक्ति संवैधानिक पद पे जो बैठा हुआ है, चाहे वो डॉक्टर हो, नेता हो, कोई भी हो, क्या कानून हाथ में ले सकता है इस देश में? नहीं कैलाश जी, बिल्कुल हम एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं और हम कानून हाथ में नहीं ले सकते हैं। लेकिन जैसा सर कह रहे थे कि सिचुएशन, बहुत सारी परिस्थितियां हैं जो हमें मजबूर कर देती हैं। आपने सही कहा कि हम धरती के भगवान हैं, लेकिन हम भी तो मानव हैं। आखिर हम सेवा के भाव से आते हैं, हम समर्पण के भाव से आते हैं, हम मरीज के साथ पूरे 24 घंटा खड़ा रहते हैं। उसकी गंदी से गंदी चीज साफ कर दीजिए। आप जिसको हाथ नहीं लगा सकते हैं, आप छोड़ के चले जाते हैं घर के लोगों को, और हम खड़ा रहते हैं। एक डॉक्टर के पास न कोई पर्व होता है, न कोई त्यौहार होता है, न उसका घर होता है, न माँ होता है, न बाप होता है। उसके यहाँ बहुत खराब दिन हो और उसका मरीज सीरियस हो जाए, वो सारा काम छोड़ के वो आ जाता है।
आप उनके परिस्थितियों पे सोचिए, वो अपने बच्चे के लिए टाइम नहीं दे पाता है, वो अपनी बीवी के लिए टाइम नहीं दे पाता है। दूसरी ओर उसकी पढ़ाई देखिए, सारा चीज छोड़ के वो पढ़ाई करता है। क्यों? सेवा की भावना है। लेकिन जब आप उसके वजूद को टॉर्चर करेंगे, जब आप उसके ह्यूमन ग्राउंड पे जब टॉर्चर करेंगे, तो ये भावना है। ऐसा नहीं शशिभूषण सर ने ऐसा नहीं कहा। इसलिए आप नहीं, सड़कों पे दौड़ा दौड़ा करके पीटेंगे? नहीं, जितने डॉक्टर हैं सर इस स्टेटमेंट से हम नहीं सर हम आ जाएंगे, आपके पास भी आ जाएंगे सर। जितने हमें लगता है कि जितने सर हमने देखा नहीं है, या तो आप कह रहे हैं। जब तक ये वीडियो पूरे वायरल हो रहा था जिस समय ये घटना घट रही थी, जिसको लेकर के सर जांच पे तो आज तक ये देश की दुर्भाग्य है। यह जांच का विषय है कि जब एक मंत्री आता है जांच के दायरे में और तो वो कहता है कि जांच हो रही तो है। इसका मतलब हम संविधान पे विश्वास नहीं करें? बिल्कुल संविधान पे विश्वास है सबको। नहीं, आपका क्या मतलब है कि हम प्रजातंत्र में संविधान पे विश्वास नहीं करें? ये जांच का विषय है, आप ये आरोप लगा रहे हैं। आपने ये कहा आपने कहा, आप तो कह रहे हैं कि लाठी के साथ बैठो। क्या करना चाहते हैं? कानून को हाथ में लेकर के मारपीट करना चाहते हैं? उनकी भावना समझिए, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। उनकी एक भावना थी, उनके सेंटिमेंट को चोट लगा था कि एक चिकित्सक जो 12 बजे रात के आपके फादर का हार्ट अटैक होता है, वो खोल के देखता है, 1 बजे रात में आपको देखता है, आप सोचते हैं उसकी स्थिति? वो बच्चों के साथ सोया रहता है, बीबी के साथ, सारा काम छोड़ के देखता है। बिल्कुल। क्यों? हम सम्मान करते हैं इस जज्बे को, लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए, एक एक्सीडेंट होता है, आप रोड की स्थिति देखिए, 100 छत बिछत हो जाता है, आप हाथ नहीं लगाते हैं, डॉक्टर उसकी सिलाई करता है। डॉक्टर साहब हम दिल से सम्मान करते हैं, ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं थी तो फिर हम आपको बुलाते नहीं। लेकिन जिस एंकर होने के नाते मैं आपसे आग्रह करूंगा जी कि ये जिस चीज के लिए ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं, एक बार आप हमको, चूंकि आपने वीडियो दिखाया, बिल्कुल सही दिखाया, जो वीडियो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन वो आधा सच है। उसका आधा सच अभी आपको दिखाना बाकी है, जो शायद आपको प्राप्त नहीं हो पाया है। तो हम चाहेंगे कि एक बार घटना की विस्तृत जानकारी जो है हमारे द्वारा दिया जाना चाहिए, हमको कहा जाना चाहिए, जो किसी भी चैनल ने और किसी भी मीडिया वाले लोगों ने हम लोगों से सर जिस समय पुलिस पहुंची थी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर रीता सिन्हा उनके यहाँ, और तो वहाँ पे उनके पति थे, आपके अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, कहा कि सीसीटीवी के फुटेज हम लोग खंगाल रहे हैं, जो भी दोषी होगा वो बचेगा नहीं। आप उसको कह रहे हैं कि ये जांच का विषय है। आपने जो वीडियो दिखाया रोड पे किसी को मारते हुए, वो जांच का विषय नहीं है। बिल्कुल जांच का विषय है, बिल्कुल जांच का विषय है। तो फिर उस विषय पे आप जजमेंटल कैसे हो सकते हैं? और आप ये कैसे कह सकते हैं कि डॉक्टर के गुर्गों ने, हमें सख्त आपत्ति है, हमने लोगों से कहा कि आप एक जिम्मेवार आदमी हैं। मैंने जैसे परिचर्चा के शुरू में ही कहा था कि यहाँ पे लोकतंत्र के 2 पिलर खड़े हैं, आपका बहुत असर होता है। आप जो कुछ बोलते हैं, जो शब्द का प्रयोग करते हैं, आपको ज्ञात होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इंग्लैंड में जाकर के डॉक्टरों के बारे में एडवर्स कमेंट किया। आप एक बहुत जिम्मेवार आदमी हैं, आए दिन मीडिया से जुड़े हुए हैं। आप हमको कोई ऐसा दिन बता दीजिए जिस दिन डॉक्टरों पे इंडिया के किसी कोने में हमला नहीं होता हो, और वैसी परिस्थिति में कोई चैनल, कोई भी जिम्मेवार व्यक्ति, कोई भी जिम्मेदार नेता अगर कुछ ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जिससे कि किसी की भावना और भड़क सकती है। हम गुंडे हो सकते हैं लेकिन वो किलर नहीं हो सकते हैं। हम एक डॉक्टर हैं और हमारे लिए ये भाषा का प्रयोग करना कि गुर्गे, आप ये कहते कि हाँ डॉक्टर और डॉक्टर के सहयोगियों ने, स्टाफ ने बहुत जम के पिटाई की, मेरे को वो मान्य है, मैं उसको मानता हूँ, आप ऐसा लिखें। लेकिन आप ये गुर्गा शब्द का प्रयोग जो किसी चैनल के द्वारा किया गया, वो मुझे कभी एक्सेप्टेबल नहीं है आईएमए सेक्रेटरी होने के नाते। चलिए सर, आपकी बातें बिल्कुल अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन अब हम आपको सुना रहे हैं, हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं एक मरीज के परिजन। वो बताएंगे कि सिवान का जो डॉक्टरी अभी यहाँ इलाज जो चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है। आप बताइए पप्पू जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से मरीज और डॉक्टर के बीच खाई बढ़ती जा रही है, इसका कारण क्या है? देखिए सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि 27 तारीख को मेरे पत्नी को एडमिट किया गया डॉक्टर कंचन बाला की यहाँ, और 31 तारीख को 9 बजे उनका ऑपरेशन था।
हमारे परिजन आए भी नहीं, उनको ऑपरेशन थिएटर में लेके चला गया और ले जाके वो लोग ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद से हमारे पत्नी का पेशाब का नस से लोग काट दिया। उस अपने ये झूठ को छिपाने के लिए हमारे पत्नी को लोग अपने यहाँ रखा। रखते 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 हम लोग कितनाहू बार उनको बोले कि हमारे पत्नी को यहाँ से रेफर किया जाए, अगर आपके से समझ में नहीं आ रहा, आपको हाथ में नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, हम आगे देखेंगे। लेकिन ये लोग अपने ये कह रहे डॉक्टर साहब ने गुर्गे, मैं डॉक्टर साहब से कहता हूँ कि उसके गुर्गे चारों तरफ से हमारे परिजनों को घेर लिया। एक चीज हम पाठक जी से कहना चाहते हैं, पाठक जी अब शब्द का कहीं हम प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं और ये पूरा चर्चा सिवान ना वो छोड़ दीजिए। पूरा ये चर्चा सिवान की जनता, पूरे देश की जनता भी देखती है इस चर्चा को और देख रही है, देखेगी। इसलिए कहीं भी किसी के प्रति मैं सबसे एक बार अपील करना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति बिल्कुल सम्मानजनक तरीके से इस चर्चा में हिस्सा बने और अपनी बात को रखे। बोले तो मैं डॉक्टर साहब से यही पूछूंगा कि डॉक्टर साहब एक चीज़ हमको बताया जाए कि जब तक हमको ऑपरेशन थिएटर में ले नहीं जाया जा रहा है, ऑपरेशन थिएटर में ले नहीं जाया जा रहा है, हमको दिखाया नहीं जा रहा है कि आपका सामान कैसा, आपका ऑपरेशन थिएटर कैसा है, तो हमारे मरीज को बेगर हमारे गार्जियन का आए हुए बेगर आप ऑपरेशन कैसे कर दिए। दूसरा नंबर कि ठीक है आपसे गलती हो गया, मैं मानता हूं कि डॉक्टर हैं, आपसे गलती हो गया, भगवान का दूसरा रूप होता है डॉक्टर। फिर भी आपसे जब समझ में नहीं आया तो आप हमारे मरीज को रखा, जब लास्ट पोजीशन हो गया तो उसको इंजेक्शन देके आप 11 बजे रात में ट्रांसफर करते हैं, पटना के लिए रेफर करते हैं। लाठी लेकर के क्या इलाज कर पाएंगे, तो आप हमें बताएं कि ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि हमें आला के साथ साथ लाठी भी रखने पे विचार करना पड़ रहा है। ये जवाब तो हमारे क्या अब एक सवाल हम जवाब ले लेते हैं डॉक्टर टी.वी. रंजन साहब से। डॉक्टर साहब, आपने अभी हालांकि हमारे सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कोई भी व्यक्ति संवैधानिक पद पर जो बैठा हुआ है, चाहे वो डॉक्टर हो, नेता हो, कोई भी हो, क्या कानून हाथ में ले सकता है इस देश में? नहीं कैलाश जी, बिल्कुल हम एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं और हम कानून हाथ में नहीं ले सकते। लेकिन जैसा सर कह रहे थे कि सिचुएशन, बहुत सारी परिस्थितियां हैं जो हमें मजबूर कर देती हैं। आपने सही कहा कि हम धरती के भगवान हैं, लेकिन हम भी तो मानव हैं। आखिर हम सेवा के भाव से आते हैं, हम समर्पण के भाव से आते हैं, हम मरीज के साथ पूरे 24 घंटा खड़ा रहते हैं जी। उसकी गंदी से गंदी चीज़ साफ कर दिया। आप जिसको हाथ नहीं लगा सकते हैं, आप छोड़ के चले जाते हैं घर के लोगों को और हम खड़ा रहते हैं। एक डॉक्टर के पास न कोई पर्व होता है, न कोई त्यौहार होता है, न उसका घर होता है, न माँ होता है, न बाप होता है। उसके यहाँ बहुत ख़राब दिन हो और उसका मरीज सीरियस हो जाए तो सारा काम छोड़ के वो आ जाता है। आप उनके परिस्थितियों पर सोचिए, वो अपने बच्चे के लिए टाइम नहीं दे पाता है, वो अपनी बीवी के लिए टाइम नहीं दे पाता है। दूसरी ओर उसकी पढ़ाई देखिए, सारा चीज़ छोड़ के वो पढ़ाई करता है। क्यों? सेवा की भावना है। लेकिन जब आप उसके वजूद को टॉर्चर करेंगे, जब आप उसके ह्यूमन ग्राउंड पे जब टॉर्चर करेंगे, तो ये भावना है। ऐसा नहीं, शशिभूषण सर ने ऐसा नहीं कहा। इसलिए आप नहीं सड़कों पे दौड़ा नहीं जितने डॉक्टर हैं सर आपके इस स्टेटमेंट से हमें एतराज है। नहीं सर, हम आ जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे। देखिए, यह तो आप कह रहे हैं, हमने देखा नहीं है, यह तो आप कह रहे हैं। जब तक हम लोग नहीं ठीक है, नहीं वायरल हो रहा था, वीडियो ठीक है, लेकिन देखिए उस घटना के स्पॉट पे मैं ये जांच का विषय है, ये जांच का विषय है। तो आज तक ये देश की दुर्भाग्य है, यह जांच का विषय है। जब एक मंत्री आता है जांच के दायरे में और तो वो कहता है कि जांच हो रही है, तो इसका मतलब हम संविधान पे विश्वास नहीं करें? बिल्कुल संविधान पे विश्वास है सबको। नहीं, आपका क्या मतलब है कि हम प्रजातंत्र में संविधान पे विश्वास नहीं करें? ये जांच का विषय है। आप ये आरोप लगा रहे हैं। ये कहा आपने कहा, आप तो कह रहे हैं कि लाठी के साथ नहीं, देखिए क्या करना चाहते हैं, कानून को हाथ में लेकर मारपीट करना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं, उनकी भावना समझिए। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा, उनकी एक भावना थी, उनके सेंटिमेंट को चोट लगा था कि एक चिकित्सक जो 12 बजे रात के आपके फादर का हार्ट अटैक होता है, वो खोल के देखता है, एक बजे रात में आपको देखता है, आप सोचते हैं उसकी स्थिति, वो बच्चों के साथ सोया रहता है, बीबी के साथ सारा काम छोड़ के देखता है। बिल्कुल। क्यों?
हम सम्मान करते हैं इस जजमेंट को, लेकिन उसके बाढ़ के साथ परिधि में आप देखिए एक एक्सीडेंट होता है, आप रोड की स्थिति देखिए, 100 छत बिछत हो जाता है, आप हाथ नहीं लगाते हैं, डॉक्टर उसकी सिलाई करता डॉक्टर है। साहब हम दिल से सम्मान करते हैं, ऐसा कहीं नहीं है, मैं आपसे ऐसा आग्रह कहीं नहीं करूंगा। है। अगर ऐसी बात नहीं थी तो फिर हम आपको बुलाते नहीं। एक जिम्मेदार चैनल के एंकर होने के नाते मैं आपसे आग्रह करूंगा जी। कि ये जिस चीज़ के लिए ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं, एक बार आप हमको, चूंकि आपने वीडियो दिखाया, बिल्कुल सही दिखाया, जो वीडियो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन वो आधा सच है। उसका आधा सच अभी आपको दिखाना बाकी है, जो शायद आपको प्राप्त नहीं हो पाया है। तो हम चाहेंगे कि एक बार घटना की विस्तृत जानकारी जो है हमारे द्वारा दिया जाना चाहिए, हमको कहा जाना चाहिए, जो किसी भी चैनल ने और किसी भी मीडिया वाले लोगों ने हम लोगों से इसके लिए कांटेक्ट नहीं सर, किया। जिस समय पुलिस पहुंची थी डॉक्टर साहब, डॉक्टर रीता सिन्हा उनके यहाँ, और तो वहाँ पे उनके पति थे, आपके अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी है, और वो लोग हथियार लेकर के आए हुए थे, जो मरीज के परिजन थे हथियार लेकर के आए हुए थे। उनके यहाँ हमने देखा कि कई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, वो सारे सबूत ये है। राइट, आप उनकी बात को सही मान रहे हैं कि मरीज के परिजन जो है ईंटा पत्थर हथियार लेकर के आए हुए किसी थे। को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, आप किसी को मैं ये कह रहा हूँ राइट। कि जहाँ भी कानून अपना काम करेगा, राइट। और जो सीसीटीवी के फुटेज के हिसाब से, जैसे हमारे एसपी साहब से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि सीसीटीवी के फुटेज हम लोग खंगाल रहे हैं, राइट। जो भी दोषी होगा वो बिल्कुल बचेगा नहीं। आप उसको कह रहे हैं कि ये जांच का विषय है। आपने जो वीडियो दिखाया रोड पे किसी को मारते हुए, वो जांच का विषय नहीं है, आपके अनुसार वो जांच का विषय नहीं है। तो फिर उस विषय पे आप जजमेंटल कैसे हो सकते हैं, और आप ये कैसे कह सकते हैं कि डॉक्टर के बुजुर्गों ने, हमें सख्त आपत्ति है, हमने लोगों से कहा कि आप एक जिम्मेवार आदमी हैं। मैंने जैसे परिचर्चा के शुरू में ही कहा था कि यहाँ पे लोकतंत्र के 2 पिलर खड़े हैं, आपका बहुत असर होता है। आप जो कुछ बोलते हैं, जो शब्द का प्रयोग करते हैं, आपको ज्ञात होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इंग्लैंड में जाकर के डॉक्टरों के बारे में एडवर्स कमेंट किया। आप एक बहुत जिम्मेवार आदमी हैं, आए दिन मीडिया से जुड़े हुए हैं। आप हमको एक कोई ऐसा दिन बता दीजिए जिस दिन डॉक्टरों पे इंडिया के किसी कोने में हमला नहीं होता हो, और वैसी परिस्थिति में कोई चैनल, कोई भी जिम्मेवार व्यक्ति, कोई भी जिम्मेदार नेता अगर कुछ ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जिससे कि किसी की भावना और भड़क सकती है, हम गुंडे हो सकते हैं लेकिन वो किलर नहीं हो सकते हैं। हम एक डॉक्टर हैं, और हमारे लिए ये भाषा का प्रयोग करना कि गुर्गे, आप ये कहते कि हाँ डॉक्टर और डॉक्टर के सहयोगियों ने, स्टाफ ने बहुत जम के पिटाई की, मेरे को वो मान्य है, मैं उसको मानता हूँ, आप ऐसा लिखें, लेकिन आप ये गुर्गा शब्द का प्रयोग जो किसी चैनल के द्वारा किया गया, वो मुझे कभी एक्सेप्टेबल नहीं है आईएमए सेक्रेटरी होने के नाते। चलिए सर, आपकी बातें बिल्कुल अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन अब हम आपको सुना रहे हैं, हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं एक मरीज के परिजन, वो बताएंगे कि सिवान का जो डॉक्टरी अभी यहाँ इलाज जो चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है। आप बताइए पप्पू जी, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से मरीज और डॉक्टर के बीच खाई बढ़ती जा रही है, इसका कारण क्या है? देखिए सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि 27 तारीख को मेरे पत्नी को एडमिट किया गया डॉक्टर कंचन बाला के, और 31 तारीख को शाम 31 तारीख को 9 बजे उनका ऑपरेशन था। हमारे परिजन आए भी नहीं है, उनको ऑपरेशन थिएटर में लेके चला गया, और ले जाके वो लोग ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद से हमारे पत्नी का पेशाब का नस से लोग काट दिया। उस अपने ये झूठ को छिपाने के लिए हमारे पत्नी को लोग अपने यहाँ रखा। रखते हम लोग कितना ही बार उनको बोले कि हमारे पत्नी को यहाँ से रेफर किया जाए, अगर आपके समझ में नहीं आ रहा, आपको हाथ में नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, हम आगे देखेंगे। लेकिन ये लोग अपने ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब ने गुर्गे, मैं डॉक्टर साहब से कहता हूँ कि उसके गुर्गे चारों तरफ से हमारे परिजनों को भेज दिया। एक चीज हम पाठक जी से कहना चाहते हैं, पाठक जी, आप शब्द का कहीं हम प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं, और ये पूरा चर्चा के बाद इसलिए ना वो छोड़ दीजिए। पूरा ये चर्चा सिवान की जनता, पूरे देश की जनता भी देखती है इस चर्चा को और देख रही है, देखेगी। इसलिए कहीं भी किसी के प्रति मैं सबसे एक बार अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति बिल्कुल सम्मानजनक तरीके से इस चर्चा में हिस्सा बने और अपनी बात को रखे। बोलो।
तो मैं डॉक्टर साहब से यही पूछूंगा कि डॉक्टर साहब एक चीज़ हमको बताया जाए कि जब तक हमको ऑपरेशन थिएटर में ले नहीं जाया जा रहा है, ऑपरेशन थिएटर में ले नहीं जाया जा रहा है, हमको दिखाया नहीं जा रहा है कि आपका सामान कैसा, आपका ऑपरेशन थिएटर कैसा है, तो हमारे मरीज को बेगर हमारे गार्जियन का आए हुए बेगर आप ऑपरेशन कैसे कर दिए। दूसरा नंबर कि ठीक है आपसे गलती हो गया, मैं मानता हूं कि डॉक्टर हैं, आपसे गलती हो गया, भगवान का दूसरा रूप होता है डॉक्टर, फिर भी आपसे जब समझ में नहीं आया तो आप हमारे मरीज को रखा, जब लास्ट पोजीशन हो गया तो उसको इंजेक्शन देके आप 11 बजे रात में ट्रांसफ़र करते हैं, पटना के लिए रेफ़र करते हैं। वहाँ जाने के बाद सारा रिपोर्ट मेरे पास पड़ा हुआ उनके खिलाफ़ में, वहाँ जाने के बाद से वहाँ किसी तरह वो लोग मरीज को मैंने एडमिट किया कि हम किसी तरह बचाएंगे, लेकिन वो लोग नहीं बचा पाया, हमारी मरीज मर गई। जब इनसे पूछा गया तो एक डॉक्टर साहब हमसे बोले ना गुर्गे के बारे में, हम ये कह रहे हैं उनके, वो वहाँ पे हमको धमकी दिए कि आप यहाँ से भाग जाओ। चलिए, बप्पू जी ने कहा कि डॉक्टर ने उनके सही ढंग से इलाज नहीं किया, उनकी पत्नी की हालत बिगड़ गई। डॉक्टर साहब, एक आप जवाब और चाहेंगे आपसे कि अक्सर कई जगह देखा जाता है, कई क्लिनिक में हम लोग भी जाते हैं, आते हैं, जितने आपके यहाँ स्टाफ हैं, हमें लगता है कि अगर कोई ट्रेंड स्टाफ आपको नहीं मिलता है। दूसरा चीज़, अगर आप अपने यहाँ से लिख देते हैं कि एक जांच करवा लीजिए और वो 4 जगह 4 अल्ट्रासाउंड के जहाँ जांच होता है 4 जगह, तो 4 रिपोर्ट आता है, ये सिवान की आम जनता समझ नहीं पाती कि आखिर ये चल क्या रहा है, एक बीमारी का 4 रिपोर्ट कैसे आ सकता है। जी, सब प्रथम मैं जो हमारे मरीज हैं जो उनको ग्रीवांस है पंडित जी का, उसके बारे में जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे को बिना बताए हुए हमारे मरीज को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। मैं पंडित जी को बता देना चाहता हूँ कि ऑल ओवर वर्ल्ड में बिना कंसेंट फॉर्म पेशेंट या पेशेंट के परिजन के साइन किए हुए थिएटर के अंदर ले जाना एकदम कानूनन अपराध है और ऐसा कोई डॉक्टर नहीं कर सकता है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। उनके बाद से जो उन्होंने कहा, और सबसे पहले मैं एक बार एक चीज़ आपको रिमाइंड कर देना चाहता हूँ, ये जो शब्द देखिए उन्होंने कहा, शायद हो सकता है वो गुर्गे नहीं बोलते, आपका बात सुन करके वो गुर्गा फिर बोले कि आप क्या कहते हैं। मैंने किसी को गुर्गा नहीं कहा। नहीं, आपने शुरुआत की। आप रिप्रेजेंटेटिव हैं मीडिया के, ये मैं नहीं, डोंट, इसको आप पर्सनल नहीं लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक हमने पहले बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि आप लोकतंत्र के स्तंभ हैं, आपको अपनी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी। अगर आप कहीं से भी अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाते हैं तो समाज की समरसता समाप्त हो जाएगी। इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है ये आपको भी देखने को मिलेगा। थोड़ा 10 साल और गुजरने दीजिए, 5 साल और गुजरने दीजिए। हाँ, तो हमने कहा पांडे जी का, ठीक है, पांडे जी जैसा बता रहे हैं, एक डॉक्टर होने के नाते मैं ये समझ पा रहा हूँ कि उनकी पत्नी का हिस्टेक्टोमी ऑपरेशन हुआ होगा, बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ होगा। जी बिल्कुल, बच्चेदानी का। तो पहला चीज़ तो आप उनसे ये जानिए कि क्या उन्होंने कंसेंट फॉर्म पे साइन किया या नहीं किया, और अगर नहीं किया उसके बावजूद अगर डॉक्टर ने ओटी में ले जाकर उनका ऑपरेशन किया तो मैं खुली सारे जनता के सामने और आपके सामने कह रहा हूँ कि वो क्या लीगल एक्शन लेंगे, मैं उस डॉक्टर के अगेंस्ट में लीगल एक्शन लूँगा। IMA सेक्रेटरी होने के नाते मैं लिखूँगा और उनके अगेंस्ट में लीगल एक्शन होगा, मैं उनको ये विश्वास दिलाता हूँ। दूसरी बात, उन्होंने एक शब्द कहा कि नस काट दिया। आप सोचिए ये किस तरह की भाषा है। नस कोई एक थ्योरी पे काम होता है, वो किसी विश्वास के तहत सिवान के सारे महिला चिकित्सकों को छोड़ करके उस डॉक्टर के यहाँ गए होंगे। ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर के आदमी उनको पकड़ के ले गए होंगे, वो कहीं से ना कहीं से उनके बारे में पता किए होंगे, अच्छी हैं बुरी हैं जो भी हैं, तो वो वहाँ गए होंगे। आपको मैं बता दूँ कि हिस्टेक्टोमी ऑपरेशन जिसमें वो बोलते हैं कि पेशाब का नली काट दिया गया, अगर आप लोगों को शौक़ है जानने का तो मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूं कि जो यूरेटर है वो उस बच्चेदानी से कितना सट करके बाहर निकलता है। और ये ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्टेड फैक्ट है कि 10% ऑफ द हिस्टेक्टोमी ऑपरेशन देयर इज इंजरी ऑफ यूरेटर की इंजरी होती है। 10% आपका इसके मतलब एक्सेप्टेबल ये कॉम्प्लिकेशन है। जो ऑल ओवर वर्ल्ड के जो टॉप मोस्ट सर्जन हैं उनसे 10%, 3 से लेकर के 10% ये कॉम्प्लिकेशन होता है। आप पैसा दे देते हैं, इसका मतलब ये ना समझिए कि हर चीज़ आपके अनुरूप ही होगा।
मैं भी एक मानव हूँ, मैं भी एक काम करता हूँ, थोड़ा बहुत इधर उधर होने में बहुत कुछ हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक सवाल और उठता है कि जिस तरह से अभी आपने कहा कि आप जिम्मेवारी के साथ अपनी अगर कोई कंप्लेन आता है तो बिल्कुल उसके लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल। मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि यही सदर अस्पताल के बगल में एक महिला डॉक्टर के यहाँ एक केस बिगड़ा और वो वहाँ पे बवाल होता है। कुछ साल पहले की बात है और वो क्लिनिक वहाँ से बंद कर दी जाती है। बाद में पता ये चलता है कि उनका कोई लाइसेंस नहीं था, वो इसी तरह से यहाँ बैठी हुई है। क्या मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या जितने डॉक्टर यहाँ काम कर रहे हैं जी, क्या सभी रजिस्टर्ड हैं? ये हमारे जो MBBS डॉक्टर हैं, IMA के लोग हैं, वो सारे रजिस्टर्ड हैं और उनका सारा लोगों का डिटेल्स हमारे पास है। आप चाहेंगे तो मैं सबका डिटेल्स दे सकता हूँ। रही बात सदर अस्पताल या किस डॉक्टर का लाइसेंस है, किस डॉक्टर का लाइसेंस नहीं है, आप सबसे पहले हमको आवेदन दीजिए या सिविल सर्जन को आवेदन दीजिए। सिविल सर्जन उस आवेदन को DM को फॉरवर्ड करते हैं। और एक चीज़ और कि अगर क्या सिवान में आप IMA के सचिव हैं, क्या सिवान शहर में, देहात की बात छोड़ दीजिए, प्रखंडों की बात छोड़ दीजिए, क्या सिवान में कोई डॉक्टर काम कर रहे हैं या नहीं? अब ये डिपेंड करता है कि आप क्विक डॉक्टर कहते किसको हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे BAMS, BUMS, BHMS वाले लोग हैं जिनको कुछ लोग क्विक कहते हैं, कुछ लोग क्वालिफाइड डॉक्टर कहते हैं। उनके बारे में अगर आप पूछेंगे तो मैं कोई भी जवाब नहीं दे सकता हूँ, इसलिए कि मैं केवल और केवल जो MBBS डॉक्टर हैं उन्हीं के बारे में जानकारी रखता हूँ। और चलिए, ये जवाब अभी जिस चीज़ के लिए ये बहुत गंभीर मसला है, ये पूरा सर गंभीर मसला है कि शहर में, सिवान शहर में जहाँ जिला प्रशासन के सारे आला अधिकारी बैठते हैं। मैं पूरा करना चाहता हूँ अपनी बात को। जी, काहे कि पांडे जी जो उत्तर है, मैं बहुत चाहता हूँ कि ऐसे मरीज खुल के सामने आए और बहुत अच्छे माहौल में बात करें तो हमें अच्छा लगेगा अपने आप को भी सुधारने में। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं फूल प्रूफ हूँ, एकदम सही है, दूध के धुले हुए हैं, नहीं है। अगर नहीं है इसलिए आप इतना हमको ला करके भरे बाजार में खड़ा करते हैं, या ये परिस्थिति ऐसी आई है कि आपको एक परिचर्चा, मैंने इन लोगों से भी बात किया था कि यार एक ऐसा परिचर्चा सिवान में करो। आपको विदित हो, शायद ये बंटी जी जानते हैं कि आज से 10 दिन पहले हमने SP साहब से मिला कि सर यहाँ पे हम लोग सीरियस पेशेंट को ट्रीट करने में बड़ा असमर्थ हैं, मरीज जो है वायलेंट हो जाते हैं। अगर ये आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ सुपर स्पेशलिटी की फैसिलिटी नहीं है, सिवान में कोई सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। अगर उसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग रेफ़र करते हैं। और एक नया ट्रेंड जो है मरीज के परिजनों में ये डेवलप किया है, मैं ये पिछले 1 साल से देख रहा हूँ कि मरीज मर गया कैजुअलिटी हो गई तो उनकी टेंडेंसी ये रहती है कि भाई किसी को बुलाओ, कुछ करो और डॉक्टर से कुछ पैसा ऐंठ लो। ये मेरे संज्ञान में आया है ये बात कि ऐसा कुछ लोगों की मेंटलिटी डेवलप कर रही है। हम पहले पांडे जी की बात को पूरा कर लें, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। आप फिर बोलिए। हमने सबसे पहला रिक्वेस्ट यही किया था इनको बुलाने से पहले कि इसमें सारे राजनीतिक दल और लोग भी आ रहे हैं, सब लोग मर्यादित ढंग से अपने ये में बात करेंगे। जब यूरेटर की इंजरी हो जाती है तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम लोग इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। हमारे से भी होता है और किसी से भी होता है कि भाई ये हो, आपको अपने जो कंसर्न हैं उनको भेज रहे हैं, आप वहाँ जाइए, रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, वो डॉक्टर काम करता है तो उसको कुछ ना कुछ चार्जेस देना है, लेकिन आप समझते हैं कि हमने 10,000, 15,000, 20,000 जो दे दिया और डॉक्टर पूरा इसका ठेका ले। क्या आप बताइए ये क्या संभव है? और केवल हम ही जिम्मेवारी लें आपके इलाज का कि हर चीज़ हम आपको एकदम फुल प्रूफ करके देंगे? आपकी जिम्मेवारी उसमें नहीं बनती है, आपकी सहभागिता नहीं बनती है। हम कह रहे हैं कि यस इंजरी है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन इसके स्पेशलिस्ट हैं। चूँकि यूरेटर का रिपेयर सिवान में कोई डॉक्टर नहीं कर सकता है, इसके लिए आपको यूरोलॉजिस्ट के पास जो पटना या गोरखपुर में अवेलेबल हैं। तो आप बताइए हमारे पास क्या ऑप्शन है उनको रेफर करने के लिए? जब इलाज के लिए मरीज आपके यहाँ पहुँचता है, गलती से ही सही, कोई जानबूझ के उसके साथ कोई ये नहीं करता है कि भाई वो पेशेंट हमारे टेबल पे मर जाए जी। लेकिन अगर घटना दुर्घटना हो जाती है तो यहाँ से पटना जाने में 3 घंटे का समय लगता है, 4 घंटे का भी लग सकता है। जी बिल्कुल। ये इस बीच में अगर मरीज की मौत हो जाती है तो आखिर इसका जिम्मेवार कौन होगा? जी बिल्कुल बता रहे हैं आपको, यूरेटरी की इंजरी में किसी की मौत नहीं होती है, यूरिन लीक करता है
और उसको रिपेयर किया जा सकता है, ये कोई सीरियस कंडीशन नहीं है एज फार एज सर्जरी इज कंसर्न। अब आप जब जानते हो कि वो इतना सटा हुआ है, आप अभी ये कर रहे हैं, मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, परिचर्चा करवा रहे हैं, आपका माइक ख़राब हो जाए, आप सोच के आए हैं कि आपका माइक ख़राब हो जाएगा? आप 10 बार टेस्ट किए होइएगा, फुल प्रूफ हो करके तैयारी करके आए हैं। ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं कि आपका माइक यहाँ पे, आपका कैमरा यहाँ पे धोखा दे दे? तो आपके पास ऑप्शन है कि आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है। दिक्कत हमारे साथ यही है, एक बार अगर यूरेटर कट गया तो हम उसको रिपेयर नहीं कर सकते हैं। इसी के लिए इस मेडिकल डिपार्टमेंट में डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के लोग हैं, लेकिन हम कहाँ बोलते हैं कि तो आप आखिर ये डॉक्टर और मरीज के बीच में हम फिर मुद्दे पे आ जाते हैं। हाँ। कि ये खाई बढ़ रही है, क्या ये खाई लाठी से पटेगी? नहीं पटेगी। अब आप हमको बार बार उद्वेलित कर रहे हैं इस आंसर को देने के लिए। सेल्फ डिफेंस एक चीज़ है। आप एक जिम्मेवार आदमी हैं, आप रोज़ न्यूज़ में सुन रहे हैं कि बहुत सारे डॉक्टर का पीट करके हत्या कर दिया गया। तो आप बताइए, क्या आपकी सेवा के लिए हम शहीद हो जाएं? हम अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ नहीं करें? इसके लिए कानून है, एसपी है, डीएम है, उनसे आप सुरक्षा ले सकते हैं। बहुत इसका बढ़िया जवाब चलिए बहुत हम बढ़िया थोड़ा सा सवाल पूछा है। हम लेते हैं। अजय जी, आपने देखा अभी डॉक्टर साहब से हमारी बातचीत हो रही थी, जिस तरह से डॉक्टरों का एक स्वरूप बदल रहा है। अभी डॉक्टर साहब ने हम चर्चा कर रहे थे खाई कि वो एक जवाब नहीं दे पाए कि जिस तरह से यहाँ शहर में एक डॉक्टरों की भरमार है। सिवान जैसे शहर में देहातों की बात छोड़ दीजिए, प्रखंडों की बात छोड़ दीजिए, लेकिन जब जिम्मेवारी जवाब देने की बात आई, वो कहा कि इस पर हम बता नहीं सकते हैं रजिस्टर्ड कौन है। डॉक्टर का जो चल रहा है ये ठीक है क्या? मरीज और डॉक्टर के लिए जो उन्होंने कहा कि लाठी के साथ बैठो, ये कहाँ ले जाएगा? सबसे पहले आपको धन्यवाद देंगे, आपने बहुत अहम मुद्दा पे हम जैसे चौकीदारों को आपने बुलाया है। आपका इशू है डॉक्टर और आम जनमानस के बीच जो खाई उत्पन्न हो गया उसका निपटारा, जी। और उसको निष्पादित कैसे किया जाए कि वह जो जमीन खाई जिसमें बन गया उसको कैसे पाट के लेवल में लाया जाए। सर कह रहे थे, सेक्रेटरी साहब कह रहे थे, 2-3 चीज़ हम नोट किए हैं। सर का कहना है पहला चीज़ कि जो लाठी वाला इशू आया है कि सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए हमें कुछ करना होगा। इतने जिम्मेवार व्यक्ति, मैं मुखिया हूँ और हम पॉलिटिकल पर्सन हैं, और हम पे अगर हमारे घर पे कोई जाके वार करता है तो क्या ऐसा कानून है कि वह हमें आकर गोली आके मार जाता है तो हमारे घर के लोग निकाल के गोली उसको मार दे? ऐसा कुछ है क्या कानून में? ऐसा कानून में कहीं नहीं है। या तो सर को जानना चाहिए कि इतने समाज में और जो लोग पूरे देश के लोग देख रहे हैं और देखेंगे, वह डॉक्टर साहब कहते हैं कि सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए हमें कुछ करना होगा। फिर कानून का जरूरत क्या है इस देश में? कानून को क्यों रखा गया है? जब आप स्वयं करेंगे तो कानून का कोई जरूरत नहीं है। तब आप काम करिए और काम का जो रिप्लाई होगा, अगला जो आएगा आपके साथ, वो आपके साथ व्यवहार करेगा। ये तो रिजल्ट हुआ नहीं। और इस तरह का बयान सर को नहीं देना चाहिए कि हम अपने प्रोटेक्शन के लिए लाठी का प्रयोग करेंगे। ऐसा कहीं है? ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा चीज, सर कह रहे थे कि मरीज का यह एक ट्रेंड बन गया है। सिवान में 1 साल से हम देख रहे हैं ट्रेंड बन गया है कि कोई घटना दुर्घटना जब हो जाता है तो पेशेंट डॉक्टर के ऊपर यह दबाव बनाते हैं कि उनसे पैसा ऐंठ लिया जाए। पहले तो वही जवाब दें कि पूरे सिवान का स्थिति बताएं कि किस डॉक्टर के पास कोई लिस्ट है कि डॉक्टर का फीस कितना है। डॉक्टर अगर किसी चीज का ऑपरेशन करता है, किसी के पास लिस्ट लगा हुआ कि हमारा ऑपरेशन का फीस कितना है? ऐसा किसी का डॉक्टर के पास हो तो क्या ऐसा भी होता है कि बिना फीस लिए हुए मरीज को ऑपरेशन थिएटर में भेज दिया जाता है? अभी तो सर एक मुद्दा जिस पे हम चर्चा कर रहे थे, पहले वह बताएं कि डॉक्टर लोग का कोई फीस का लिमिटेशन है? सेक्रेटरी साहब ने ऐसा कभी बैठ के किसी तरह का कोई किया? यहाँ डॉक्टर लोगों का हालत है, किसी का फीस 300 है, किसी का फीस 400 है, किसी का फीस 14 दिन पे है, किसी का फीस 30 दिन पे है। ऑपरेशन की जब बात आती है तो अगर घुटना का ऑपरेशन करना है तो 5,000 लग जाएगा कि 10,000 लगा, इसका लिमिटेशन है उनके पास? आम जनता को कोई मतलब नहीं, आम जनता परेशान है। हमें दर्द हो रहा है पेट में, हमें ऑपरेशन करवाना है, घुटना का दर्द है, घुटना का ऑपरेशन करवाना है, डॉक्टर के यहाँ दौड़ के जाएंगे, बहुत अच्छे सर हैं, सर के यहाँ का सर हमको बहुत दर्द है, इलाज करिए, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, फीस सर क्या इसका खर्चा आएगा? खर्चा 15,000 रुपये आएगा। ऐसा है जो 15,000 रुपये की बात करते हैं, सर ने कभी लिख के दिया? सर कह रहे थे कि जब हम ऑपरेशन थिएटर में लिख के ले जाते हैं तो हम साइन करवाते हैं गार्जियन से, उससे साइन करवा के ही अंदर लेके जाते हैं। पैसा जो लेते हैं कभी साइन करके देते हैं कि इतना पैसा हमने फी लिया?
आप जान ले लेते हैं, उसके बाद कहते हैं कि पैसा ऐठने की बात आती है। अगर कोई गार्जियन इस तरह का करता है कि जान लेने के बाद पैसा की बात करता है, अरे जान लेने के बाद पैसा की बात कौन करता है? जान लेने के बाद डॉक्टरों पे कार्रवाई होना चाहिए, मेरा ये कहना है। पैसा ऐठने की बात नहीं है। सरोज जी, आपने सुना, आपकी बहुत बात को सुंदर मुखिया बड़े जी अच्छे ने तरीके से बहुत उन्होंने सुंदर रखा। क्वेश्चन उठाया है कि यहाँ पे डॉक्टर का फीस फिक्स नहीं है, किसी डॉक्टर ने नहीं लिखा है, ठीक है। बहुत मैं इस बात पे आ रहा था, बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा है। कल हमने पेपर में भी पढ़ा है कि कुछ लोग जो हैं बोले हैं कि डॉक्टर का फीस इतना होना चाहिए, 14 दिन होना चाहिए, 15 दिन होना चाहिए। जिन लोगों ने ऐसा कल पेपर में कहा है, शायद हम तो नहीं जानते, उसमें मैं सिवान में नहीं था, लेकिन मैं भी सुना करता था कि किसी समय में यहाँ पे सिवान में फी फिक्स हुआ था या कुछ जो भी चार्जेज फिक्स हुआ था। आज वही लोग वही बात कह रहे हैं और फिर कहते हैं कि वो दौर जो है बड़ा ख़राब था, आज हम अच्छे दौर में हैं, हम अच्छा काम करेंगे, ठीक है। मुखिया जी ने बहुत सही सवाल उठाया है कि किसी डॉक्टर का फी ऑपरेशन चार्जेज फिक्स नहीं है। बिल्कुल आप सही बोले, बिल्कुल फिक्स नहीं है। और केवल सिवान में ही फिक्स नहीं है, पूरे इंडिया में कोई फिक्स नहीं है। जो जितना बड़ा डॉक्टर है, जिसके हाथ में जितनी सिक्योरिटी है, उसका फी उतना ज़्यादा है। तो इसका मतलब सर ये नहीं आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो डॉक्टर हैं, जो जितना बड़ा है, वो उतने अपने तरीके से मनमानी कर रहा है? जी सुनिए, मैं बताता हूँ, मनमानी नहीं करता है। आप लोग केवल एक फी देखते हैं, ठीक है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो है नहीं देखते हैं। आपके सदर अस्पताल में, आपके अदर सरकारी अस्पताल PMCH में फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है, आप क्यों नहीं वहाँ जाते हैं? इसलिए नहीं जाते। चलिए नहीं, आप इस बात का जवाब दीजिए। हम जवाब देते हैं कि मैं पैसा लेता हूँ बराबर तो छपता है, बराबर छपता है अखबारों में, बराबर चलता है टेलीविजन पे कि ये सदर अस्पताल में प्राइवेट नर्सिंग होमों के दलाल खड़े रहते हैं, यहाँ इलाज नहीं होता, उसके बाद उसको ट्रांसफर किया जाता मैं है। यहाँ ये पे सिस्टम है। बहुत अच्छी बात है कि मुखिया जी ने ये मुद्दा उठाया। हमारे जो अभी जिनकी शासन है, उनके भी प्रतिनिधि यहाँ पे हैं, हम उनसे भी बात हाँ बिल्कुल करेंगे। और हम वो बहुत योग्य आदमी हैं, मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत अच्छा जवाब देंगे। आप क्यों नहीं, आप देखिए, मुखिया जी ने कहा ना कि डॉक्टर लोग मार देता है और लड़ता है, बिल्कुल आप लड़िए ना कानूनी तरीके से, हम आपका स्वागत करते हैं। आपकी सरकार ने हमें, आप सर कानून कहाँ माने? हम मान रहे हैं। आपने तो लाठी रख लिया। कानून अगर मानते रख लिया तो आप SP को बुलाते, कहते कि हमें सुरक्षा दीजिए। बिल्कुल। आपने सुरक्षा की बात नहीं मानी, हमने फिर आपने सीधे आपके अध्यक्ष ने ये कहा कि अब लाठी रखो, लाठी से रखो, इलाज होगा। मारो क्या नहीं, लाठी से इलाज होगा? रखो, मारो अरे नहीं। सर लाठी लेकर के नहीं, खड़े हैं, ये आपका इंटरप्रिटेशन है। नहीं, मेरा नहीं, ये आपके सर अध्यक्ष का कहना है कि लाला के साथ लाठी रखो। क्या लाठी से इलाज होगा? नहीं, हम बात कर लेते हैं इंद्रदेव पटेल जी से। पटेल जी, आप बताइए, क्या आप सिवान के डॉक्टर लाठी से इलाज करेंगे? क्या कानून का कोई मतलब नहीं है? देखिए, कानून का तो बहुत मतलब है। कानून से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। कोई सोचे जो कानून अपने हाथ में ले लेंगे, यह तो संभव ही नहीं है। और जहाँ तक सवाल है इलाज, आप बोले लाठी से, तो इलाज तो होगा थर्मामीटर से, आला से। जी बिल्कुल बिल्कुल, इलाज तो थर्मामीटर और आला से होगा। और जहाँ तक सवाल आ रहा है लाठी का, तो मैं तो, और आप, सारी दुनिया कहती है डॉक्टर को भगवान, दूसरा भगवान धरती का भगवान, धरती का भगवान आज भी कहा जाता हम है। हिंदू धर्म से आते हैं, हमारे शंकर भगवान त्रिशूल रखे हैं, तो क्या किसी के लाद में घोंप देते हैं? रखे हैं। दुर्गा जी तलवार रखी है, तो क्या किसी की गर्दन काट लेती है? ये मेरे मानना है। डॉक्टर साहब भावना में आकर कुछ बोल दिए होंगे, लेकिन ये डॉक्टर सर, किसी पेशेंट पर लाठी नहीं चलाएंगे। पद पे मैं मानता हूँ, बोल दिए होंगे, जिलाध्यक्ष हैं, उनकी सोचे, जिम्मेवारी तय होती है। ये सोचेंगे तो उनको लगेगा कि कहीं न कहीं हमसे ये बात नहीं होनी चाहिए, तो सोचेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, हम भी रोगी बनकर जाते हैं डॉक्टर साहब के पास, भगवान से घोराते हैं, डॉक्टर साहब से इलाज कराते हैं। कोई कारण हो जाए तो हम उग्र नहीं होना चाहिए, हमें कानून का सहारा लेना चाहिए। चाहे डॉक्टर साहब में गलती हो, चाहे किसी में गलती हो, कानून अपना काम। मैं भोगी हूँ, मेरे भी जवानी में हमारे साथ ट्रीटमेंट में गड़बड़ी हो गया था। मुझे पेट में दर्द हुआ और मुझे कलकत्ता नर्सिंग होम में रखा गया और आनंद फानन में मुझे अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दिया गया। और काफ़ी एक ट्रक दवाई खाने के बाद, 1 महीना के बाद, मेरे पिताजी पटना ले गए एशिया महादेश के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर रेशम नारजा साहब के यहाँ।
और उनका जब मैं अपना बीमारी का सिम्टम बताया तो उनका कंपाउंडर तुरंत वहाँ जांच कराए और उन्होंने जांच कराने के क्रम में ही बोल दिया ये स्टोन गोल ब्लडर में स्टोन है और मुझे स्टोन निकला। इसका मतलब सर ये कि भूल हो जाता है। जो जिस डॉक्टर ने आपका इलाज किया था वो बीमारी नहीं पकड़ पाया। नहीं पकड़ पाए। चलिए हम भूल हो जाता है। इसका आपसे सर जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज डॉक्टर का एक बदल रहा है, रूप बदल रहा है। पहले हम देखते थे कि डॉक्टर बहुत से ऐसे पुराने डॉक्टर सिवान के ही थे कि आला लगा करके और वो बीमारी पता कर लेते थे। आज ये होता है कि जैसे किसी डॉक्टर के यहाँ जाइए 4 इलाज के नाम पे 4 जांच लिखा जाएगा और जांच उनके कोई रिश्तेदार ही होंगे जो जांच घर खोल के बैठे हुए हैं। दूसरा चीज, अगर डॉक्टर साहब दवा लिख दिए तो दवा का आलम यह है कि वो आप पूरे सिवान या पूरे इंडिया में खोज लीजिए, शायद कहीं नहीं मिले। वो जब मिलेगा डॉक्टर साहब के यहाँ ही मिलेगा। मैं सही कह रहा हूँ? एकदम सही है, क्योंकि हर एक डॉक्टर साहब जो भी डॉक्टर हैं टाउन में हो या देहात में हो, सब लोगों का अपना अपना दवा का फैक्ट्री है, फैक्ट्री खोल कर रखे हुए। ये तो एकदम सच। जांच घर भी इन लोगों का है, उसमें से 75% रुपया इन लोगों को मिलता है, 25% खर्चा होता है, इसलिए ये लोग रखे हुए हैं। और हमको तो रोने का मन करता है कि जब डॉक्टर लोग ही का नाम लाठी और डंडे की बात कर रहे थे, काहे के लिए डॉक्टर साहब हमारे 20-20 लाख 40-40 लाख रुपया लगाकर काहे के लिए कलम चलाए? जरूरत नहीं थी कलम चलाने की। लाठी से इलाज हो जाता, तलवार से इलाज हो जाता, क्या जरूरत है कहना है कलम का? हमको तो भाई बहुत अफसोस होती है, आई सुन कर हमको रोने का मन करता है। नेता पप्पू यादव वो अपने यहाँ या पूरे देश में वो डिमांड करते हैं कि डॉक्टरों की फीस तय हो जाए। हम भी डिमांड किए, एक समान तय हो जाए ताकि मरीज को पता चले कि उसे क्या देना है। क्या आप इसके सहमत हैं? एकदम सहमत है। हमारे यहाँ उनके क्षेत्र में चलता है, जो सिवान में पहले शहाबुद्दीन साहब थे उस समय तय हुआ था जी। उस समय कहाँ किसी जनता को परेशानी थी? तो डॉक्टर साहब लोग को हमारे जनता से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों को सिर्फ अपना जेब भरना चाहिए, बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनते रहना चाहिए। हम तो चाहेंगे इन सब लोगों का संपत्ति की जांच हो, सीबीआई से इन लोगों की संपत्ति की जांच हो। चलिए डॉक्टर अभी जाप के जो जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की अब संपत्ति की जांच हो। हम इलाज के बहाने चले थे, लाठी तक पहुंचे और अब संपत्ति तक जा रहे हैं। सर बोलिए। अभी कह रहे थे हमारे माननीय जिलाध्यक्ष साहब, आपने देखा होगा, आप मीडिया हैं, चौथे स्तंभ है। अभी 5 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है कि अगर डॉक्टर बिना जांच कराए, बिना मरीज देखे दवा लिखता है तो उसे वो कानून के कटघरे में खड़ा करेगा। हम क्या करेंगे? कम से कम आप चौथे स्तंभ में तो आप इस बात को सोचिए। जी। अभी 4 दिन पहले की खबर है, आपने देखा होगा या नहीं देखा? बिल्कुल, मैं नहीं जानता। बिल्कुल। क्या करेगा डॉक्टर? एक छोटी सी भूल होती है, आप लाठी डंडा लेके चले आते हैं, कहते हैं कि कानून अपना काम करे। मुखिया जी कह रहे थे, कैलाश जी क्यों आप रिवॉल्वर रखते हैं? सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। बिल्कुल रखते हैं ना। बिल्कुल, कि अगर हम पर कोई हमला होता है हम उसका जवाब देंगे। तो अगर आईएमए के अध्यक्ष ने कह दिया कि हम लाठी रखेंगे आत्मरक्षा के लिए, क्या बुरा कह दिया? मारने की बात तो नहीं किया। नहीं, कानून देखिए, सेल्फ डिफेंस से आपने कहा कि जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जांच, सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि आप अपने क्लिनिक में दवा की दुकान खोल दीजिए। नहीं कैलाश जी, वो हमारा व्यवसाय है, हम उसके लिए टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स को टैक्स देते हैं। 10 रुपए के डॉक्टर साहब, ये देखा जाता है कि 10 रुपए की दवा आपके यहाँ 100 रुपए में मिलती है। ये सिस्टम का खराबी है ना, ये सिस्टम है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्न करती है, डॉक्टर गवर्न नहीं करता है। उसके लिए मिनिस्ट्री है भारत सरकार की, उसके लिए मिनिस्ट्री है बिहार सरकार की। डॉक्टर कोई दवा नहीं बनाता है। चलिए अब हम बात करेंगे जो प्रख्यात कवि हैं। डॉक्टर आप बताइए, सुनील, आपने सुना, अभी सबकी बातें सुन ली आपने। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस सिस्टम के साथ सिवान में मरीजों का इलाज चल रहा है, क्या इसी सिस्टम से चलेगा? पहली बार तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, पता नहीं कहाँ मैं घूम के लौट के आया। पहली बार मैंने सुना है, अखबार पर पढ़ के क्षोभ हुआ था कि जब एक जिम्मेदार आदमी ये बात कहे
ये सिवान में डॉक्टरों को आला के साथ लाठी भी रखने की ज़रूरत है। मेरे समझ में ये बात नहीं आई कि सिवान के लोगों का इलाज अब तक तो आला से कर रहे थे, ये लोग लाठी से भी करेंगे क्या? ये मुझे हैरत है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों पक्षों को देखने के बाद पहले तो मैं हमारे डॉक्टर बंधु जो हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ और एक बात कहना चाहूँगा कि आपको क्या यहाँ की मशीनरी पर, यहाँ के प्रशासन पर विश्वास नहीं है कि आप लाठी लेकर के बैठना चाहते हैं? अगर विश्वास नहीं है तो आप क्यों नहीं ऊपर अपने अधिकारियों को लिखते हैं कि सिवान के प्रशासन पर हमें विश्वास नहीं है? आपने कभी लिखा? आपने कभी नहीं लिखा। आपने सिर्फ ये कहा कि हम लाठी लेकर बैठ जाएंगे। ये तो ऐसा लगता है कि जो लोग राजनीति की भाषा है, और ये राजनीति की भाषा अगर डॉक्टर अपनाए तो ये शर्म की बात है। साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे सिवान नगर के जो मरीज हैं वो ये न समझें कि सिर्फ ज़बरदस्ती ही किसी का इलाज कराया जा सकता है। इसके लिए भी थोड़ा सा विश्वास करना होगा डॉक्टर पर कि डॉक्टर अगर आ रहा है, डॉक्टर अगर हमारा इलाज कर रहा है तो हमारे लिए अच्छा करेगा। लेकिन क्या बात होती है कि सिवान ही में इस तरह की घटनाएं ज़्यादा घटती हैं कि मरीज और डॉक्टर के बीच एक खाई बनती है, और जब कोई रोगी बिगड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, कोई बात हो जाती है तो डॉक्टर ये कहते हैं कि मरीज के जो साथ आए थे उन लोगों की वजह से रोगी खराब का इलाज सही नहीं हो पाया, और इलाज कराने जो लोग आते हैं वो ये कहते हैं कि साहब डॉक्टर ने हमारे रोगी को ख़राब कर दिया और उसका इंतकाल हो गया, उसका डेथ हो गया, और इस तरह की घटनाएं घटी। लेकिन मैं साथ साथ दोनों लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि सबके बाद इलाज का विषय ऐसा है जो विश्वास के साथ चलना होगा, और इस खाई को सिर्फ यहाँ के मरीज और आम आदमी ही समाप्त नहीं करेगा। डॉक्टर की भी जिम्मेदारी है। आप लोग हमारे शहर में आते हैं, बाहर से आते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, आपके साथ हैं, आपकी हर बात को महसूस करने को तैयार हैं। आपकी मजबूरियां हैं तो आप सिवान के आप आम नागरिक के बीच जाइए कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, प्रशासन के पास जाइए, लेकिन ये अशोभनीय भाषा कभी न बोलिए। ऐसा नहीं लगता कि हम राजेंद्र प्रसाद जैसे बड़े यहाँ के राजनेता थे। ऐसे बड़े बड़े लोगों का ये शहर है। देश रत्न की धरती पर अगर लाठी लेकर और उस लाठी पर एक मिनट और उस लाठी पर चर्चा हम कहाँ कर रहे हैं तो महात्मा गांधी के स्टैचू के पास कर रहे हैं। ये शर्म की बात है। डॉक्टर लोग अपनी गलती को महसूस करें और कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से अपनी बात को वापस ले लें तो मुझे ऐसा लगेगा ज़रूर, वरना मैं बार बार कहता रहूँगा कि इसी की आमद का शोरगुल था, इसी के सब मुंतज़िर थे बैठे, ये कैसी आखिर बहार आई, कली के लब पर हंसी नहीं। बहुत खूब ये कैसी बहार आई। सर आपने देखा कि ये कवि अपने मन का दर्द कह रहा था कि आपने सुना, सारी बातों को सुना है, उनको बहुत क्या इस खाई को बांटने के लिए ये पूरे सिवान की जनता ये आशा करे कि शरद चौधरी इस खाई को बांटने के लिए आगे बढ़ेंगे। ये खाई है ही नहीं, ये खाई बिल्कुल नहीं है। मैं आपके इस ये से भी सहमत नहीं हूँ। ये खाई केवल बनावटी है। मैं ये आपसे पूछता हूँ कि जिस विश्वास के तहत आप पहला कदम किसी डॉक्टर के क्लिनिक में या हॉस्पिटल में रखते हैं, उस विश्वास को आप थ्रू आउट द प्रोसेस क्यों नहीं बनाए रख सकते हैं? ये किसकी जिम्मेवारी है? आप हम पे विश्वास करके देखो, हम जान लड़ा देंगे। सर विश्वास के साथ ही कोई मरीज किसी डॉक्टर के यहाँ लेके अपने परिजन को पहुँचता है। ऐसा नहीं कि अविश्वास हो और कोई मरीज, मैं इसलिए हमें विश्वास ना हो कि डॉक्टर के.डी. रंजन के यहाँ हमारे मरीज का इलाज अच्छी तरीक़ा से नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि मैं शायद कभी के.डी. रंजन के यहाँ नहीं जाऊँ। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ, हमको सुरक्षा और संरक्षा देगा वही हमारे लिए भगवान है, हम उसी की प्रशंसा करेंगे। आप बहुत अच्छा, आपने कहा कि भाई आप डिमांड क्यों नहीं करते हैं। हमने शुरू में आपसे कहा था कि आप हमको बताइए कि ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि
आपने कहा ना, उन्होंने कहा कि किसी का नाम लिया उन्होंने कि उनके ज़माने में ऐसा होता था। उनके ज़माने में किसी डॉक्टर ने नहीं कहा कि लाठी रखो, भाला रखो, लोग और कहे होंगे। और सामान रखने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसको चला ही दें। बहुत सारे डॉक्टर के पास आर्म्स का लाइसेंस ऐसा तो नहीं कि जो उस जमाने की बात हो रही है, आपने कहा कि उस दौर अच्छा था, हमने क्या लेकिन कहा आज कहीं ना कहीं तब ये प्रशासनिक चूक से माना जाए कि वो डॉक्टरों की सुरक्षा का ख्याल नहीं कर अगर पा रहा हमने है। ये बात कहा है कि हम डॉक्टरों के लिए वो दौर अच्छा था, तो ये आप भी समझ सकते हैं कि मेरी व्यथा अभी क्या होगी। आप मीडिया कवरेज बहुत दिन से कर रहे हैं, आप इसमें बहुत दिन से हैं। आप ये देखिए कि आने वाले 5 साल में जो डॉक्टरों पे अगर आप डेली एक सीरीज बनाइए, मैं एक सीरीज बनाइए, आप फॉलो कीजिए कि इंडिया में कहाँ कहाँ डेली डॉक्टर लोगों पे हमला हो रहा है। मुजफ्फरपुर में डॉक्टर को मारा गया, क्यों? केवल नासमझी के तहत। आप उसको कहते हैं नहीं, घोर लापरवाही है। अरे भाई, हु आर यू टू डिसाइड? इसके लिए आप कहते हैं डॉक्टर लाठी रख के कानून हाथ में ले रहे हैं। हम भाई कानून कैसे हाथ में ले रहे हैं? आपके हाथ में कानून है। आप माने ना माने, अभी जितने लोगों से बातचीत हुई जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जिनकी समाज के प्रति जिम्मेवारी है, उन्होंने आपके सामने कहा कि डॉक्टर साहब को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना। मैं जानता हूँ इनायत पुरी जी साहित्यकार आदमी हैं, बहुत कोमल हृदय के आदमी हैं। वो वही देखे जो आपने अभी मत कहिएगा कि एटीएन न्यूज वालों ने ये नहीं कहिए। देखिए मैं भाई हम आ गए, हमने कहा आप ये मत समझ लीजिएगा एटीएन न्यूज वाले, सारे मीडिया, प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमने कहा ना कि हमको 2 मिनट समय दीजिए। मैं इसको, अगर इसमें मेरी बात एक भी गलत का सर आधा समय तो आप ही के पास लेंगे ना, हम मुद्दा है, आप हम पे उंगली उठा रहे हैं। आइए हमसे डिबेट कीजिए, शालीन तरीके से आप डिबेट कीजिए, मैं आपके एक चीज का जवाब देता हूं। उद्देश्य क्या है ये मैंने डॉक्टर, उद्देश्य क्या है आपका? इन्होंने ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। इनसे मैं इस बात से मैं इनायत पुरी जी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये भी जानते हैं, मैं हमेशा इनके हर कभी में शामिल रहता हूँ। इन्होंने कहा कि लाठी, अगर हमको याद है, सारे लोग देख रहे हैं, गांधी जी का कोई फोटो बिना लाठी का है ही नहीं, कोई फोटो बिना लाठी का नहीं है। अगर लाठी द्योतक है, मुखिया जी को मौका मिलेगा। आज कल्प्रिट हम है, आपके ये में हम आए हुए हैं। मैं 2 मिनट समय लेना चाहता हूँ ये पूरे विस्तृत घटना को थोड़ा सा बोल देने के लिए आपके माध्यम से। 2 तारीख को जो पेशेंट है, पेशेंट का नाम मैं नहीं जानता हूँ, वो डॉक्टर संगीता चौधरी के पास आई, क्योंकि 9 महीने से वो उनके पास इलाज करा रही थी। डॉक्टर संगीता चौधरी को ट्रेनिंग के लिए अहमदाबाद जाना था, तो वो उसको बोली कि यार वो अच्छी डॉक्टर हैं, तुम उनके यहाँ जा कर के दिखा सकती हो। पेशेंट 1 बजे उनके यहाँ पहुँची। पेशेंट बोली कि मैडम पेशेंट नहीं देख रही हैं, मैडम उठ गई हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर रीता सिन्हा हॉस्पिटल की में भी डॉक्टर हैं और वो बहुत सिंसियर डॉक्टर हैं। 1 आध 2 सीनियर लोग अभी अस्पताल में बची हुई हैं, जिसमें एक रीता सिन्हा है। हमारी डॉक्टर संगीता चौधरी ने उनको फ़ोन किया कि मैडम एक मेरी एएनसी की हुई पेशेंट है। अब देखिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने एएनसी 9 महीना किया है, तो मैं लास्ट में भी उनके साथ हूँ। अगर मैं नहीं हूँ तो उनके लिए मैं फैसिलिटेट कर रहा हूँ कि इसका काम ठीक से हो जाए। उनको फ़ोन किया गया कि मैडम ऐसा बात है। मैडम आई, उस पेशेंट को देखी, एडमिट की, शाम में डिलीवरी हुआ। अब लोग कहता है कि आप नस काट दिए। यहाँ सब ये कि कौन कौन डॉक्टर हैं यहाँ पे जो ब्लड लेते हैं, तो उसमें एक किसी खास डॉक्टर का नाम आएगा, आप जाके खुद ही पूछ लीजिएगा, हम नहीं बोल रहे हैं कि नहीं भाई, वो तो जब ब्लड जाता है वो दौड़ल आती हैं, अपना ब्लड दे के जाती हैं, ठीक है। तो इस मुद्दे को आप लोगों ने नहीं उठाया कि डॉक्टर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम कह सकते थे कि आप ब्लड नहीं लाए तो आप जाइए। आप ही के मुद्दे पे हम थे, हम कहाँ इधर उधर गए? ना 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 ना, फिर वही पर्सनल नहीं, आपने कहा कि लाठी लेके बैठे हैं, पर्सनल नहीं, पर्सनल पर्सनल नहीं। हमने कहा कि आप कहने का मतलब चलिए सर, आप छोड़िए, नहीं, थोड़ी सी बड़ी लंबी हो गई, नहीं हो गई क्या थी। आप मेरी पूरी बात को सुनिए। अगर आप हमको बुलाए हैं तो हमको अपना पक्ष रखने दीजिए। ब्लीडिंग को मैनेज किया गया, पेशेंट वेलबींग है। आज पेशेंट की स्थिति क्या है? पेशेंट फर्स्ट क्लास है। सुबह में उस समय हम लोग पुलिस को बुलाए, पुलिस आई, मामला सब सलट गया। सुबह में अगर मैं क्या बोलता हूँ, जो पेशेंट के ससुर हैं, आपको अगर समय मिले, मौका मिले, तो आप उनसे जाके बात कीजिएगा कि डॉक्टरों ने आपके साथ कैसा सलूक किया। विवाद कहाँ से शुरू हुई? विवाद तब शुरू हुई जब तब्बू खातून ये बोली कि पैसा दे करके नहीं, पैसा ले करके जाएंगे नर्सिंग होम से, ठीक है। इस बीच किसी डॉक्टर और स्टाफ में बहस हुआ। सर ये आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं, प्रत्यारोप नहीं, ये खत्म। मैं ये चीज बोल रहा हूं, ये चाहते हैं या पूरी सिवान की जनता भी चाहती है कि क्या शरद चौधरी, चूंकि समय का अभाव है हमारे पास, क्या शरद चौधरी
खाई को, इस फासले को, मैं खाई फिर अब खत्म कर, मैं इस फासले को क्या आप बांटने का काम करेंगे या अब लाठी के बाद कुछ और? मैंने फिर कहा कि फासला है नहीं, ये फासला बनाया जा रहा है। ये फासला कुछ लोगों के द्वारा गलत स्टेटमेंट दे करके बनाया जा रहा है। किन लोगों के द्वारा सर? आप ये नाम नहीं, जिस ढंग से इस मुद्दे पे राजनीति हो रही है, इसमें चलिए इसका हम ले लेते हैं मुखिया जी से। मुखिया जी, आपने डॉक्टर साहब को सुना, क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर साहब को हम उस समय से सुन रहे हैं। 2-3 मुद्दा हम लोग देखे थे, सर मानने को तैयार नहीं है कि आईएमए के अध्यक्ष द्वारा लाठी की बात की गई। वहाँ फिर सर आ रहे हैं कि सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। मैं इसका घोर निंदा करता हूँ इस तरह का बयान। मैं गुजारिश करता हूँ अध्यक्ष महोदय से कि इस तरह के जिम्मेवार व्यक्ति यह नहीं कहें कि अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए लाठी का प्रयोग करेंगे। और गांधी जी अगर लाठी लिए थे तो अपने सहारा से चलने के लिए, नहीं कि लाठी अपनी सुरक्षा के लिए गांधी जी ने लिया था। उन्होंने उदाहरण बहुत अच्छा दिया। एक लाठी लिया था और डॉक्टर साहब ने 10 लाठी की। दूसरा चीज सर से मैं जानना चाहता हूँ कि सर कह रहे थे कि किस विश्वास से आते हैं। अरे सब लोग विश्वास से जाता है। अगर आपके बस का नहीं होता है या समस्या कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप देन एंड देयर ही उसको क्यों नहीं रेफर करते हैं? ये एक मेरा मुद्दा है। कोई भी घटना दुर्घटना होता है तो आप देख लीजिए, वह चाहे मैरवा का नर्सिंग होम हो या सिवान का सदर अस्पताल हो, अगर कोई घटना दुर्घटना हो के लोग जाते हैं, मान का नहीं रहता तो देन एंड देयर उसी समय पीएमसीएच के लिए रेफर किया जाता है। ऐसा एक्शन हमारे डॉक्टर लोग क्यों नहीं लेते हैं? यहाँ पे केवल और केवल वहाँ एक इशू है, पैसा। उसको बुरा नहीं मानेंगे सर, वह सर करते हो नहीं करते हो, तमाम ऐसे सिवान। यहाँ तो लोग डॉक्टर रहता है, डॉक्टर का रोल शुरू कहाँ से होता है? हम कहते हैं आप समझिए प्रोसेस को, केवल ऐसे आरोप मत लगा दीजिए। आप कहते हैं घोर लापरवाही है, डॉक्टर वहाँ थी नहीं। अरे भाई, डॉक्टर वहाँ काहे ला रहेगी? वहाँ स्टाफ रहती है जो देखती है कि माथा झाँक रहा है तो वो डॉक्टर को कॉल करती है, डॉक्टर आता है और उसको असिस्ट करके डिलीवर्ड कराता है 1 मिनट। डिलीवरी हुई, डिलीवरी के 1 घंटे के बाद पीपीएच पोस्टमार्टम हेमरेज स्टार्ट हुआ। मैडम आई, उस बीच उस पेशेंट के साथ एक तब्बू खातून नाम की लड़की है जो 2 साल पहले हमारे यहाँ स्टाफ थी, 2 साल रही है वो हमारे यहाँ। वो हम लोग को फ़ोन की कि मैडम ऐसा ऐसा हो रहा है। हाँ, तो वो बोली कि तुम घबराओ नहीं, मैडम बहुत स्किल्ड है और मैडम जो है उसको मैनेज कर लेंगे। जब वो हंगामा करना शुरू की, वही घोर लापरवाही वाला दिस एंड दैट, हम इसको बुलाएंगे उसको बुलाएंगे, वो बहुत लोगों को फ़ोन भी की, लोग आए भी। लेकिन अब आपको मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे 4 डॉक्टर को फ़ोन किया कि भाई तुम लोग वहाँ पहुँचो, हो सकता है हिस्टेक्टोमी करने की ज़रूरत पड़े, ब्लीडिंग रोकने के लिए हम लोग बच्चेदानी निकाल देते हैं। तो सर्जन लोग, और शशि भूषण सिन्हा खुद ही सर्जन है, फिर भी हमने 3 डॉक्टर को भेजा वहाँ पे। वहाँ पे गए वो लोग। आप कभी पूछे कि 5 यूनिट ब्लड का इंतजाम कहाँ से हुआ? मरीज के परिजन दिए? नहीं, वो तो बोला कि हॉस्पिटल से आपको मैं हॉस्पिटल से ले गए थे। पूरे सिवान में ब्लड हॉस्पिटल से ही मिलता है, इसीलिए कि ब्लड बैंक सिवान में है। अब आप ऐसे सवाल अगर हमसे पूछेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हम तो आप ये भी अच्छे से जानते हैं कि ब्लड बैंक, उन्होंने कहा कि ब्लड बैंक से वो 4 यूनिट ले गए। आप भी जानते हैं कि ब्लड बैंक, लेकिन आप जानते हैं ना कि आप एक देते हैं तो एक मिलता है। क्या पेशेंट के परिजन ब्लड दिए? आप इसको खोजिए, अगर वो दिए हैं और उनको 4 यूनिट ब्लड मिल गया है तो आपका लाइए। जो हमको कहना है, कोई कानून काम नहीं करेगा। अब जो हमको बोलिएगा मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। उन डॉक्टरों ने मिल करके और अपने क्रेडिट पे 4 या 5 यूनिट ब्लड लाया कि अगर कल नहीं पेशेंट के परिजन देंगे तो मैं दूंगा। मैं इस 11 साल में सैकड़ों बार अपना ब्लड जो है पेशेंट के लिए डोनेट कर चुका हूँ। और आपको अगर जानना है कि डॉक्टर कितना ब्लड डोनेट करते हैं, 2 मिनट समय दीजिए, 2 मिनट, तो आप जाके ब्लड बैंक में पूछिए कि कौन कौन डॉक्टर हैं यहाँ पे जो ब्लड लेते हैं, तो उसमें एक किसी खास डॉक्टर का नाम आएगा। आप जाके खुद ही पूछ लीजिएगा, हम नहीं बोल रहे हैं कि नहीं भाई, वो तो जब ब्लड जाता है वो दौड़ा लाती हैं, अपना ब्लड दे के जाती है। आप मेरी पूरी बात को सुनिए। अगर आप हमको बुलाए हैं तो हमको अपना पक्ष रखने दीजिए। ब्लीडिंग को मैनेज किया गया, पेशेंट वेलबींग है। आज पेशेंट की स्थिति क्या है? पेशेंट फर्स्ट क्लास है। सुबह में, उस समय हम लोग पुलिस को बुलाए, पुलिस आई, मामला सब सलट गया। सुबह में अगर मैं क्या बोलता हूँ, जो पेशेंट के ससुर हैं, आपको अगर समय मिले, मौका मिले, तो आप उनसे जाके बात कीजिएगा कि डॉक्टरों ने आपके साथ कैसा सलूक किया। विवाद कहाँ से शुरू हुई? विवाद तब शुरू हुई जब तब्बू खातून ये बोली कि पैसा दे करके नहीं, पैसा ले करके जाएंगे नर्सिंग होम से। ठीक है,
इस बीच किसी डॉक्टर और स्टाफ में बहस हुआ। सर ये आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं, प्रत्यारोप नहीं, ये खत्म। मैं ये चीज बोल रहा ये हूँ। चाहते हैं या पूरी सीवान की जनता भी चाहती है कि क्या शरद चौधरी, क्योंकि समय का अभाव है हमारे पास, क्या शरद चौधरी इस खाई को, इस फासले को, मैं खाई फिर खत्म कर, मैं इस फासले को क्या आप बांटने का काम करेंगे या अब लाठी के बाद कुछ और? मैंने फिर कहा कि फासला है नहीं, ये फासला बनाया जा रहा है। ये फासला कुछ लोगों के द्वारा गलत स्टेटमेंट दे करके बनाया जा रहा है। लोगों के द्वारा सर, आप ये नाम नहीं, जिस ढंग से इस मुद्दे पे राजनीति हो रही है, इसमें लाठी की बात की गई, वहाँ फिर सर आ रहे हैं कि सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। मैं इसका घोर निंदा करता हूँ इस तरह का बयान। मैं गुजारिश करता हूँ अध्यक्ष महोदय से कि इस तरह के जिम्मेवार व्यक्ति यहाँ नहीं कहें कि अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए लाठी का प्रयोग करेंगे, और गांधी जी अगर लाठी लिए थे तो अपने सहारा से चलने के लिए, नहीं कि लाठी अपनी सुरक्षा के लिए गांधी जी ने लिया था। उन्होंने उदाहरण बहुत अच्छा दिया। एक लाठी लिया था, डॉक्टर साहब ने 10 लाठी की। दूसरा चीज सर से मैं जानना चाहता हूँ कि सर कह रहे थे कि किस विश्वास से आते हैं। अरे सब लोग विश्वास से जाता है। अगर आपके बस का नहीं होता है या समस्या कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप देन एंड देयर ही उसको क्यों नहीं रेफर करते हैं? ये एक मेरा मुद्दा है। कोई भी घटना दुर्घटना होता है तो आप देख लीजिए, वह चाहे मैरवा का नर्सिंग होम हो या सिवान का सदर अस्पताल हो, अगर कोई घटना दुर्घटना हो कि लोग जाते हैं, मान का नहीं रहता तो देन एंड देयर उसी समय पीएमसीएच के लिए रेफर किया जाता है। ऐसा एक्शन हमारे डॉक्टर लोग क्यों नहीं लेते हैं? यहाँ केवल और केवल वहाँ एक इश्यू है पैसा। उसको बुरा नहीं मानेंगे सर, वह सर करते हो नहीं करते हो, तमाम ऐसे सिवान में डॉक्टर है जिनका उदाहरण हम लोग हैं। लेकिन अजय जी, उन्होंने आपके डॉक्टर साहबुद्दीन साहब के समय में गरीब, ये लोग गरीब के भगवान है ना, हम लोग के भगवान है। अमीर व्यक्ति का तो इलाज हो ही जाता है अहमदाबाद में, अमीर व्यक्ति का तो इलाज दिल्ली में अपोलो में हो ही जाता है। गरीब के ये लोग भगवान है, और गरीब के मसीहा के तौर पर डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब थे। उस समय एक फीस तय हुआ था और ये जबरदस्ती तय नहीं हुआ था। डॉक्टर साहब लोगों के प्रेम से यह तय हुआ था। आम जनता जाता था, लोग जाते थे और 50 रुपया ही देकर के इलाज करते वक्त दौर था। उस समय कहीं किंतु परंतु नहीं होता था। और बड़े भाई जो हमारे अभी सरकार में है, उनका एक छोटा सा बड़े भाई है, मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन बड़े भाई ने कहा कि मानवीय भूल हो सकती है। क्या यही मानवीय भूल है? किसी का जान चला जाए आप कहें कि मानवीय भूल हो सकती है? इस तरह का बयान किसी भी संवैधानिक पद पर बने हुए व्यक्ति को नहीं देना चाहिए कि मानवीय भूल। अरे जिसका जान चला जाए कभी उसके दर्द को तो देखिए। इनकी पत्नी जब गुजर गई पाठक जी, इनके दर्द को देखिए। इनके बच्चे का परवरिश कौन करेगा? क्या मैं ये कहूँ उस समय मानवीय भूल थी? अगर उस समय मानवीय भूल थी तो मैं पूछना चाहता हूँ उन व्यक्तियों से कि इनकी पत्नी कहाँ आएगी, इनके बच्चे का परवरिश कौन करेगा? अगर इनके बच्चे का परवरिश करने की बात जिम्मेवारी जवाबदेही का उठाता है तो उनके बच्चे का वह भरण पोषण होना चाहिए। साथ साथ एक चीज और, साथ डॉक्टर साहब की एक और बात पे आना चाहता हूँ, एक शब्द पे आना चाहता हूँ कि सर कह रहे थे कि इसका कोई मापदंड नहीं है। सरकार को ऐसा व्यवस्था होना चाहिए, फीस का भी मापदंड होना चाहिए। ऑपरेशन का जो सिम्टम है उसमें कितना ऑपरेशन का चार्जेज है वह लगा होना चाहिए। जब सब चीज में नियम और कानून है तो ये डॉक्टर लोगों के पेशा में नियम और कानून क्यों नहीं है? मैं ये आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं या माननीय न्यायालय से भी मांग करता हूं, अगर इस तरह का कोई एक्शन लेना तो लीजिए, आम जनमानस के हित में, कि लोगों का इलाज एक सिस्टम तरीके से हो, न कि उसके साथ कहीं भी एक्ट ना हो। अजय जी, एक और अहम मुद्दा, अहम सवाल यह है कि क्या जो ये फासला बन रहा है, धीरे धीरे ये बढ़ रहा है फासला, सेवा की भाव, डॉक्टर साहब क्या इस फासले को पाटने के लिए जिस दौर की उन्होंने चर्चा की डॉक्टर साहब ने, क्या आप लोगों की तरफ से फिर से इस व्यवस्था को सुधारने के लिए जो डॉक्टर और मरीज के बीच जो खाई पड़ रही है, जो फासला बढ़ता जा रहा है, इसको पाटने के लिए कोई शुरू किया जाएगा? कोई निश्चित तौर पर हम लोग प्रयासरत हैं। हम लोग गुजारिश करते हैं, वह दिन आने वाला भी है। जिस अच्छे दिन की बात डॉक्टर साहब कह रहे थे वह दिन भी आने वाला है, आप घबराइए नहीं, वह दिन भी आने वाला है। लोग आम जनमानस उस दिन के इंतजार में है कि फिर पुनः यहाँ से माननीय डॉक्टर साहबुद्दीन साहब की पत्नी सांसद बनेंगी और इस तरह का व्यवस्था सिवान में फिर पुनः कायम होगा। वह दिन बहुत जल्द आने वाला है। चलिए, हमारी चर्चा जो थी आज के इस अहम मुद्दे पर, क्लास भी है, क्लास भी है। मुद्दे पे एक समय का बहुत ज्यादा, देखिए चर्चा बहुत अच्छी हुई, परंतु मैं कह देना चाहता हूँ, सभी लोग कहते हैं कानून की बात, कानून की बात हो रही है और फिर बात कहाँ चली जा रही है? अगर कानून की बात होती है तो ये मानिए, किसी चीज का रिजल्ट होता है, मैथ में कितना नंबर आया,
फिजिक्स में कितना आया, इंग्लिश में कितना आया, उसके बाद कैलाश भाई हमें देना होगा। बातें बहुत दूसरी ओर चली गई है, नहीं दूसरी ओर चली गई है, आपको बात लेनी होगी, नहीं तो मेरी बात को सुनना होगा। नहीं बात हुई किसी खास व्यक्ति की, यहाँ सिवान जिला की बात हो रही है और किसी व्यक्ति हिटलरशाही नहीं चलेगा सिवान में, देश में किसी का हिटलरशाही नहीं चलेगा। रिजल्ट निकलता है मैट्रिक में, सभी सब्जेक्ट का नंबर जोड़कर फर्स्ट डिवीजन निकलता है और रिजल्ट देख लीजिए, जो हिटलरशाही किया उसका नतीजा क्या है, नतीजा आगे भी बहुत खराब होगा। उस तरह की बात का मैं पसंद नहीं करता हूँ। सिवान में अमन चंद का मैं प्रस्ताव लाता हूँ डॉक्टर से, और मैं खुद रोगी हूँ, मैं परिजन भी हूँ, मैं बैठकर सौहार्दपूर्ण स्थिति बनाऊंगा। आप सरकार भी हैं, आप जिला प्रशासन भी हैं, आप डीएम भी हैं, कलेक्टर भी हैं, एसपी भी हैं, सौहार्दपूर्ण स्थिति होगी। सर आपके तरफ से जो फैसला धीरे धीरे बढ़ रहा है इस पर कंट्रोल किया जाएगा? बिल्कुल होगा, सौहार्दपूर्ण स्थिति होगी। 12 बजे रात में हमें बीमार होगा और डॉक्टर साहब 12 बजे रात में हमारा इलाज करेंगे, इलाज होगा, बिल्कुल होगा, हम करेंगे। चलिए आपने देखा कि आज चर्चा बड़ी अच्छी चर्चा हुई और ये अंतिम चर्चा नहीं है, ये चर्चा ऐसी है कि ये हर 1-2 दिन पे होनी चाहिए ताकि इस फासले को मिटाया जा सके। हमारा मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं था, हमारा मकसद ये था कि इस फासले को कैसे पाटा जाए, कैसे सिवान में अमन चैन शांति व्यवस्था कायम की जाए। और इसमें बड़ा अच्छा आज डॉक्टर साहब का सहयोग मिला शरद चौधरी का, और उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ कमियां हैं, कुछ कमियां उन्होंने स्वीकार भी की है और उस कमियों को आने वाले भविष्य में, आने वाले दिनों में उसे पाटने का काम किया जाएगा। मैं अंतिम अपने साथी राजीव रंजन जी से बात करना चाहूँगा कि सर आपने सबकी बातें सुन ली, पूरे फासले की, खाई की सारी बातें आपके सामने आ चुकी हैं। अब आपसे अंतिम हम जानना चाहते हैं कि इस फासले को, इस खाई को कैसे बांटा जा सकता है? देखिए, कोई फासला कोई खाई नहीं है, पहले बात हमको ये समझ लेना चाहिए। और असल में आपका प्रश्न जो है वो मल्टी बैरल से आप फायर कर रहे हैं, कई प्रश्न इससे निकल गया। और पाठक जी से हमारी संवेदनाएं हैं, उनका परिवार उनका खोया है, हम काफी सहानुभूति रखते हैं। लेकिन सर मल्टी बैनर ये समझ नहीं, मल्टी बैरल का मतलब हुआ कि कई एक बैरल से कई फायर, तो आपका मैंने मुद्दा एक और कई प्रश्न, सवाल उसी से जुड़ा हुआ था, बहुत ज्यादा था, नेशनल इंटरनेशनल और लोकल, कई तरह से फायर कर रहे हैं। जैसे जैसे बातें सामने आती गई हमने उस पर चर्चा कर। हाँ, तो ये कहना है, मुद्दा यही था कि क्या सिवान के डॉक्टर आला के साथ लाठी से इलाज करेंगे? देखिए, लाठी की बात अगर है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है और हो सकता है कि भावावेश में उन्होंने ऐसी बात कही। ये कोई बहुत बड़ा इशू बनाने की चीज नहीं है, जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये है कि आज के दिन आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार में, सिवान में ही ऐसी घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं। एक्सीडेंट हो रहा है, बढ़िया में अस्पताल चल रहा है। कोई भी आप देख लें कि कोई भी मुद्दा हो, आज जो जेनविन जिसका इलाज सिवान में हो सकता है, डॉक्टर डर के मैं रेफर पटना, रेफर गोरखपुर, रास्ते में मर जा रहा है। क्यों? ये स्थिति क्यों बढ़ रही है? प्रशासन को भी सुविधा देनी चाहिए, साथ ही साथ इतना उतावला होके और अपने हाथ में कानून हम भी ले रहे हैं, हमारे मरीज जो हैं वो भी इस चीज को ले रहे हैं। अस्पताल में जो जेनविन जिसका इलाज होना चाहिए नहीं हो काटने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है अनुशासन में बने रहने की, डॉक्टर पर विश्वास करने की, और उसमें हम लगे रहे, विश्वास रहे कि नहीं भाई हम जहाँ पर है वहाँ पर है। और देखिए कि आए दिन हाथ से नहीं, ताली दोनों हाथ से बजती है। जी जी, तो दोनों तरफ से होना चाहिए। आप जब हम इतना असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप अस्पताल में कि आप आते के साथ पहले शीशा फोड़ रहे हैं और इमरजेंसी का बेड तोड़ रहे हैं, तो हमारे पास बचना क्या है आपको रेफर करने के सिवा? आप इतना उतावला होकर जब पहुंच रहे हैं, कम से कम संयम तो रखिए, संयम बरतिए, दोनों पक्ष संयम बरतिए और इस ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति ना हो, यही आपके चैनल पर आग्रह। धन्यवाद। चलिए, आपने देखा कि सभी लोगों का मैं एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके, बड़ा लंबा ये चर्चा हो चुका है। और जिस तरह से सभी लोगों ने, खास करके राजू जी ने कहा कि दोनों पक्ष को, दोनों, चाहे वो मरीज के परिजन हो चाहे डॉक्टर हो, दोनों को संयम के साथ काम लेना चाहिए। और मरीज के परिजन भी जब किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो उन्हें थोड़ा संयम से तो करना ही चाहिए, क्योंकि किसी विश्वास के साथ वो अपने मरीज को लेकर के डॉक्टर के यहाँ गए हुए हैं और
वो विश्वास उनका कायम होना चाहिए। डॉक्टर को भी चाहिए कि थोड़ा सा मरीज की भावनाओं को देखते हुए काम करे। और अंतिम हमारी अपील डॉक्टर शरद चौधरी से है कि वो इस दूरी को खत्म करने के लिए वो जिस तरह से उनके अध्यक्ष ने डंडे की बात कर दी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके वो हो सकता है कई लोगों ने कहा कि भावावेश में वो आकर के इस तरह की बातें अगर बोल दिया है तो ये दुखद बात है। तो इसको खत्म करने के लिए डॉक्टर साहब पहल करेंगे और इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम को यही समाप्त कर रहा हूँ।